हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं टॉप 20 केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके फुल सिलेबस से। तो कौन से वो केस स्टडी क्वेश्चंस है जो आप लोगों को ध्यान से करने हैं, और हर एक चैप्टर से लगभग मैंने कवर किए हैं। हर एक चैप्टर से आप लोगों को केस स्टडी सवाल देखने को मिलेंगे इस सेशन में। और ऊपर वाले ने चाहा तो कल आपके एग्जाम में यही चमक सकता है ना। तो मेक श्योर कि आप लोग इन सभी केस स्टडी क्वेश्चंस को जरूर करें। और बाकी बढ़ते आगे, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर करना। और बाकी उसके अलावा यार क्या नाम है इसका, हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के पास डाउनलोड डेली हैंड रिटन नोट्स के नाम से एक लिंक होगा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वहां से आप लोगों को एक पेज खुलेगा, आपको कंटिन्यू विद गूगल करना है। उसके बाद आपके पास एक पीडीएफ खुलेगा, एक शीट खुलेगा। उस शीट में मैंने 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल दिए हैं, और उसके अलावा 100 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, 100 एमसीक्यूज आप लोगों के पास है, और कुछ मॉक टेस्ट पेपर भी है मैथ्स के। तो मेक श्योर कि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा कुछ आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा कुछ क्विज असाइनमेंट्स भी मैं आपको दे रहा हूं, उसी शीट में आपको क्विज के असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, तो आप वो चीजें भी एक्सेस कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने एक पीडीएफ में सेव कर लिए हैं, आप उन सभी मार्क कर दिए, मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस आपको जरूर करने। तो मेक श्योर कि आप उन क्वेश्चंस को जरूर करना, ठीक है जी। चलो बाकी बढ़ते आगे और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं आपके पास। तो पहला सवाल है आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से, कहता है देखो, जो केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बेसिकली हमें रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। मैथ्स को रियल लाइफ से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो वो बताते हैं। जैसे आप लोगों के पास ये सवाल है कि 3 पीपल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक टुगेदर फ्रॉम द सेम प्लेस। देयर स्टेप्स मेजर एज 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड when they meet at first time after starting the walk, assuming that their walk speed is same। ठीक है, तो तीन लोग हैं। एक 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, उनका जो एक स्टेप होता है 80 सेंटीमीटर का, दूसरे वाले का 85 सेंटीमीटर, और तीसरे वाले का कितना, 90 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक स्टेप पे। एक ने, तीनों ने एक साथ चलना शुरू किया, ठीक है ना, तीनों ने एक साथ चलना शुरू किया, और वो किसी राउंड सर्कुलर उसमें चल रहे हैं ना, सर्कुलर उसमें चल रहे, क्योंकि स्ट्रेट में जाएंगे तो बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। हाँ, है ना, हाँ, तो वो राउंड उसमें चल रहे। अब आप ये चीज बताओ कि यार ये तीनों के तीनों एक साथ, ये तीनों के तीनों एक साथ कब मिलेंगे। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, यहां से तीनों ने चलना स्टार्ट किया, मेरा 80 सेंटीमीटर का था, दूसरे वाले का पैर थोड़ा ज्यादा बड़ा था, उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। देखो पहले वाले ने 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से, दूसरे वाले का पैर बड़ा था तो 85 सेंटीमीटर, तीसरे वाले ने कितना, 90 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया एक स्टेप में। अब दूसरे वाले ने 80 और 80 कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल। इसका कितना हो जाएगा, 85 और 85 कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। तीसरे वाले का कितना हो जाएगा, 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको ये बताना है कि ये तीनों एक साथ कब मिलेंगे। जब ये घूम रहे इस तरीके से, राउंड उसमें घूम रहे हैं, तो तीनों वापस से एक साथ कब मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है यार, इससे छोटा नंबर तो नहीं निकालना हमें, हमें क्या निकालना है, बड़ा नंबर निकालना है। और जब भी हमें बड़ा नंबर निकालना है तो बड़े नंबर के केस में हमें क्या करना होता है, ओ सॉरी एलसीएम। छोटे नंबर के केस में एचसीएफ और बड़े नंबर के केस में एलसीएम। आप ये मत देखना क्या लिखा है, मिनिमम मैक्सिमम, ये मत देखो, बस एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लो इन तीनों का, ठीक है। मैं नहीं निकाल रहा हूं, आप, मैं बस यहां पे आपको लॉजिक बताऊंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो 80 के ये फैक्टर्स हो गए, 85 के ये फैक्टर्स हो गए, 90 के ये फैक्टर्स हो गए। अब जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ये आ जाएगा इतना, ठीक है। बाकी ये जो सेकंड पार्ट है इसके बारे में बात करते हैं। ये दूसरा सवाल है, ये आप लोगों के पास दूसरा सवाल है, क्या कहता है, ये कहता है कि कोई स्कूल है, उसमें दो ग्रुप है, ठीक है। दो ग्रुप है, एक ग्रुप में 594 स्टूडेंट्स है, एक ग्रुप में 594 स्टूडेंट्स है, और एक उसमें 189 स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये मार्च कर रहे हैं, इन मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में ये मार्च कर रहे हैं। अब आपको कुछ कॉलम्स हैं, कुछ कॉलम्स है,
आपको हर एक कॉलम में कुछ इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखने। तो इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप कैसे रखोगे एक कॉलम में? क्या वो 594 से ज्यादा बच्चे आ सकते हैं एक कॉलम में या एक रो में? क्या 189 से ज्यादा बच्चे आ सकते हैं एक रो में? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। एक रो में तो कम बच्चे आएंगे, यानी कि छोटा नंबर निकालना है। और छोटा नंबर अगर हमें कभी निकालना होता है तो क्या निकालेंगे हम? एचसीएफ निकालेंगे। छोटा नंबर मतलब एचसीएफ निकालेंगे। तो एक रो में या एक कॉलम में कितने बच्चे होंगे आप लोगों के पास, वो होगा इनका एचसीएफ के इक्वल। और इनका एचसीएफ आप लोगों के पास आ जाएगा 27। इसके फैक्टर्स ये हैं 594 के, 189 के फैक्टर्स ये हैं एचसीएफ। मैं आपको बस अप्रोच बताऊंगा कैसे आपको सोचना है केस स्टडी में, किस तरीके से करना है। बाकी सॉल्यूशन मतलब आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है, तो आई होप आप सॉल्व तो कर ही लोगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के पास रियल नंबर से, और ये मेरा वन ऑफ फेवरेट वर्ड प्रॉब्लम है, केस स्टडी वन ऑफ फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये वाला। कह रहा है दो टैंकर्स है कंटेन 768 लीटर्स एंड 420 लीटर्स ऑफ फ्यूल रिस्पेक्टिवली, या मिल्क भी दे देता है वो कभी कभार। कह रहा है कि दो कंटेनर्स है, कंटेनर ए में आप लोगों के पास कितना है? 768 लीटर ऑफ मिल्क है, 768 लीटर ऑफ मिल्क है। ठीक है, कंटेनर बी में आप लोगों के पास कितना है? 468 लीटर्स ऑफ मिल्क है या फ्यूल है, 420। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन मेजर द फ्यूल आइदर टैंक एग्जैक्टली। अब आपको एक कंटेनर चाहिए, एक कंटेनर चाहिए, है ना, एक कंटेनर चाहिए जो इन दोनों के दोनों कंटेनर्स का, इन दोनों के दोनों टैंकर्स का, ये दो टैंक हैं आपके पास, इन दोनों के दोनों टैंक से मेजर कर सके, है ना। देखो समझो, आपको एक कंटेनर चाहिए, जैसे मान लो आपके पास बहुत बड़ा सा टैंक है, वहां से आपने दूध निकालना है और देना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो दूध वाले होते हैं, एक बड़ा सा उनके पास वो होता है, फिर एक छोटे उससे वो निकाल के डालते। तो आपको एक इस कंटेनर का कैपेसिटी बताना है कि इसका कैपेसिटी कितना होगा कि वो इन दोनों को इक्वली मेजर कर सके। इक्वली मेजर कर सके मतलब क्या, कि मतलब बराबर हिस्सों में ये इनको बांट सके। मतलब अगर मैं यहां से निकालूं तो पूरा का पूरा खत्म हो जाए, एक ही बारी में नहीं, कितनी भी बार हो सकता है, एक्स टाइम्स तक हो सकता है, कितनी भी बार तक आप निकाल सकते हो, है ना। जैसे एक बार निकाला, दो बार निकाला, तीन बार निकाला, जब मान लो 12 बार में ये पूरा का पूरा खाली हो गया, कुछ बचना नहीं चाहिए। ऐसे ही ये मान लो 10 बार में ये पूरा का पूरा खाली हो गया, कुछ बचना नहीं चाहिए। तो वो आपको उसका ये कैपेसिटी बताना है। अब ये जो कैपेसिटी होगा, ऑब्वियस सी बात है, जितना टैंकर का कैपेसिटी है उससे छोटा होगा, उससे छोटा नंबर निकालना है। और छोटा नंबर निकालना है तो मतलब एचसीएफ निकाल लो, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो। तो मैं दिखा देता हूँ कैलकुलेशन इसकी, ये रही इसकी कैलकुलेशन। और 678 का जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा, 420 का जब फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा। अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ आ जाएगा आपके पास ये 2 × 2 × 3 यानी कि 12। यानी कि एक बारी में जो इसका कैपेसिटी होगा वो कितना निकाल सकता है? 12 लीटर ऑफ फ्यूल एक बारी में वो निकाल लेगा। अब अगर वो आपसे पूछ ले, पूछा तो नहीं है, बट अगर आपसे पूछ ले कि इसका कितनी बारी में वो खत्म हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कितनी बारी मतलब कितने कंटेनर्स आपको चाहिए ऐसे, तो इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका पूछ ले तो इसको क्या करना पड़ेगा? 420 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीजों का ध्यान रखना। चलो जी, तो ये आपके पास रियल नंबर से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी। अब अगर मैं बात करूं आपके पास पॉलिनोमियल से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरीके की आती है, ऐसा सा कुछ आपके पास एक ग्राफ दे रखा है, बहुत खतरनाक सा कुछ कुछ बातें बता रखी है सैटेलाइट वेटेलाइट के बारे में, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। केस स्टडी क्वेश्चंस में ध्यान रखना कि आप डायरेक्ट ना एक काम करना, यहाँ नीचे ना कुछ कई बार ऐसी स्टेटमेंट लिखी होती है, कुछ इक्वेशन जैसी वो दे देगा, जैसे इसमें तो नहीं है लेकिन अभी कुछ दिखाऊंगा जिनमें ऊपर तो बस वो बताता है कि रियल लाइफ में ऐसे ऐसे यूज होता है पॉलिनोमियल का, लेकिन फिर एक स्टेटमेंट देता है वो इस तरीके से। क्या कह रहा है? अ टॉय रॉकेट इज फायर्ड इनटू द एयर फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग, लेट द हाइट ऑफ द अबव ग्राउंड आफ्टर द टाइम्स t सेकंड गिवन बाय दिस।
ये आपको जो दे रखा है ये हाइट ऑफ द रॉकेट दे रखा है कि रॉकेट का जो हाइट है टी टाइम पे वो क्या है, वो इस तरीके से है 24t²। एक इक्वेशन की फॉर्मेशन में दे रखा है 41t + 12। अब इसके बेसिस पे आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। कह रहे हैं क्या, व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ। आपको इस ग्राफ की शेप बतानी है। क्या है ये बेटा, पैराबोला है, पैराबोला है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, पैराबोला। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द गिवन ग्राफ। आपको इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालने, नंबर ऑफ जीरोस निकालने। तो देखो कोई भी अगर आपके पास ग्राफ होता है तो उसके मैक्सिमम, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके मैक्सिमम 2 जीरोस होते। बट मैं यहां पे आपको ये सजेस्ट करूंगा, मैं यहां पे ये सजेस्ट करूंगा कि पहले इसके जीरोस निकाल लो आप। जैसे अगले पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि इसके जीरोस निकालो। तो आपके पास क्या है, आपके पास है 24t² माइनस 41t + 12, ये है। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आप किस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल सी कहानी है। आपके पास सबसे पहले आ जाएगा 24 × 12। 24 × 12 अगर मैं करता हूँ, 24 को 12 × 2 कर दूंगा और एक 12 तो एज इट इज रहेगा। तो 12 को फिर 4 × 3 × 2 × 4 × 3 कुछ बनेगा क्या इनका सम या डिफरेंस। 12 2 × 24 24 और 48 16 3 48 48 - 6। ठीक है, 48 में से 6 गए तो 4 4 16 16 3 48 48 में से 6 गए तो 42 बच रहा है भाई। ओके, नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, कुछ और करो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। 8 6 4 24 और 12 ये भी नहीं होगा, 24 और 3 नहीं होगा, 9 9 4 36 और 7, हाँ 36 और 7 43 होता है भाई। 5 चाहिए, 5 9 4 36 नहीं बनेगा बात। 16 2 32 और 9, हाँ बन गया। तो 32 और 9 बन गया आपके पास। 24t² माइनस 32t माइनस 9t + 12 है ना। तो अगर मैं पहली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन लेंगे हम, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4t कॉमन ले लेते हैं। 4t अगर मैं कॉमन ले लूँ, कुछ और भी आएगा क्या, 6 बचेगा, इधर कितना बचेगा 8, एक और 2 कॉमन आएगा, 8 कॉमन आएगा। तो 8 अगर मैं कॉमन ले लूँ, 8t अगर मैं कॉमन ले लूँ, इधर बचेगा आपके पास 3t माइनस 8 4 32 माइनस यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा t प्लस सॉरी t 3t माइनस 4 बच जाएगा, है ना। तो 3t माइनस 4 3t माइनस 4 और यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 8t माइनस 3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास t का वैल्यू 4/3 और यहाँ पे आ जाएगा t का वैल्यू 3/8। तो ये 2 जीरोस आ गए, इसके ये 2 जीरोस आ गए। तो इस तरीके से आप इसके पहले वाले पार्ट का भी आंसर कर सकते हो कि इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस है। ठीक है जी, चल एक और सवाल पॉलिनोमियल से। हाँ, तो एक और सवाल आप लोगों के पास पॉलिनोमियल से कुछ इस प्रकार से है। ये आप लोगों के पास एक इक्वेशन दी गई है और इसमें बोला गया है क्या कि वाइल प्लेइंग इन अ गार्डन, साहिबा ने कुछ कुछ ऐसा सा बनाया है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हनी कॉम्ब है, वो इस शेप का है, पैराबोला। देखा, मधुमक्खी के छत्ते में भी पैराबोला, मैथ्स लग रहा है। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक शेप, कौन सा ग्राफ है, इसका शेप क्या है, पैराबोला है। सिंपल हो गया ये तो। द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। तो आपको ये बताना है कि ये जो ग्राफ है इनमें से कौन सी इक्वेशन का है। अब देखो इसके 2 जीरोस है, एक तो ये यहाँ पे -6 पे कट कर रहा है और एक ये यहाँ पे +6 पे। तो अल्फा की वैल्यू हो गई -6 और बीटा की वैल्यू हो गई क्या, +6, है ना। अब आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा माइनस एल्फा प्लस बीटा, एल्फा कितना है इतना, बीटा कितना है इतना, प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया पूरा का पूरा 0 माइनस 36। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 विल बी द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन x इज इक्वल्स टू 6। तो आपको इस ग्राफ की वैल्यू निकालनी है अगर x की वैल्यू 6 है तो, है ना। तो माइनस 36 आया था इक्वेशन, तो इसकी जगह पे ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 36 यानी कि 0। तीसरे वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा 0। केस स्टडी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होता है आपके पूरे के पूरे पेपर में, बट बच्चों को बहुत डर लगता है उससे। कुछ नहीं होता है मुश्किल, बहुत आसान होता है। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अब आपके पास ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है a t की पावर 2 प्लस 5t प्लस 3a। कह रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ जीरोस होगा वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी अपॉन ए। ए से ए कट गया तो माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, सी के। अब बी की वैल्यू कितनी है, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, यानी कि -5 हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या है, 3a, जो कांस्टेंट टर्म होता है। तो 3 को इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा आपके पास a का वैल्यू -5/3। ठीक है जी। चलो अगेन पॉलिनोमियल से एक और सवाल, अगेन पॉलिनोमियल से एक और सवाल। क्या कहता है ये, क्या कहता है ये, पॉलिनोमियल से सबसे ज्यादा आपको केस स्टडी, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां से केस स्टडी सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्या कहता है, प्रिया विजिटेड टू अ टेंपल, ऐसा सा कुछ बोल रखा है, कुछ पैराबोलिक वहां पे वो बना हुआ है। डायरेक्ट अपन लोग क्वेश्चन पे आएंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। इसके जीरोस निकालने आपको, तो आपको पता है एक्स एक्सिस को ये जितने पॉइंट पे कट करता है, जोन से पॉइंट पे कट करता है, वही उसके जीरोस होते हैं। तो एक्स एक्सिस को ये 1 पे और 3 पे कट कर रहा है, तो यही इसके जीरोस हो जाएंगे 1,3। ठीक है जी, आ जाओ। विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज द रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। तो आपको एल्फा की वैल्यू 1 मिल गई थी और बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई थी, 3 मिल गई थी। तो इक्वेशन बना लो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये होना चाहिए। लेकिन ये हम किसी k से भी मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखोगे ना यहाँ पे 5x है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 4x है, माइनस 4x प्लस 5, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ यही कुछ कुछ मेरे को थोड़ा ठीक सा लग रहा है। k की वैल्यू अगर मैं -1 सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा और -3 हो जाएगा। k की वैल्यू आप कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, यहाँ पे -1 सब्सटीट्यूट की गई है। ठीक है, चलो आखिरी पार्ट। इफ द गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल दिस, देन व्हाट विल बी द जीरोस। अगर ये जो गेट है इसकी इक्वेशन अगर आपके पास ऐसी होती तो इसके जीरोस क्या होते। देखो माइनस कॉमन ले लूं अगर मैं, तो एक्स स्क्वायर साइन चेंज हो जाएंगे, -5x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, बराबर किसके बेटा, 0 के, है ना। तो माइनस तो उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग, -3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर किसके बेटा, 0 के। पहली दो टर्म्स में से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो x -3 बच जाएगा, -2 अगर मैं कॉमन ले लूं आखिरी दो टर्म्स में से तो x -3 बच जाएगा। x -3 यहां भी है, यहां भी है, तो x -3 ये हो गया। बाकी x -2 बच जाएगा यहाँ पे और ये बन जाएगा 0 के बराबर। x -3 को 0 के इक्वल रखोगे तो ये x की वैल्यू 3 आ जाएगी। x -2 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये इसके जीरोस आ जाएंगे। ठीक बा, चलो आ जाओ। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम को देखो। कह रहा अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन a student Anu takes a food for 25 days, she has to pay 45 rupees as a hostel charge, and whereas other student Bindu
who take food for 30 days, she has to pay 52,000. देखो किसी होटल में ना, आपको होटल है, हॉस्टल है, जो भी है हॉस्टल है, तो किसी हॉस्टल में आपके पास दो तरह के चार्जेस है, दो तरह के चार्जेस है। एक तो है बेटा आपके पास फिक्स चार्ज, एक तो है आपके पास फिक्स चार्ज, और दूसरा है आपके पास पर डे का चार्ज, पर डे का चार्ज, पर डे का चार्ज। ठीक है, फिक्स चार्ज में क्या होता है, फिक्स चार्ज में क्या होता है, फिक्स चार्ज में क्या होता है कि आपने हॉस्टल में एंट्री ली तो आपको कुछ रुपए तो देने ही देने पड़ेंगे। मान लो आप किसी हॉस्टल में अपना एडमिशन कराने गए और वहां पे आपने अपना एडमिशन कराया, तो आपको 1,000 रुपए देने ही पड़ेंगे हॉस्टल के। ठीक है, वो होता है फिक्स चार्ज। और एक होता है बेटा पर डे का चार्ज, जो कि उनके खाने पे लग रहा है, कि एक दिन खाना खाओगे 10 रुपए लगेंगे, 2 दिन खाओगे तो 20 रुपए लगेंगे, 3 दिन खाओगे तो 30 रुपए। तो ऐसा हुआ कि अन्नू, ये मान लो कौन है, अन्नू, अन्नू ने कितने दिन तक खाना खाया, 25 दिन तक खाना खाया, 25 दिन तक खाना खाया, 25 डेज तक वो उस हॉस्टल में रही, और उसके उसे देने पड़े 4,500 रुपए, उसके उसे देने पड़े 4,500 रुपए। बाकी फिर दूसरी लड़की है आप लोगों के पास, कौन, बिंदु, बिंदु, बिंदु ने 30 डेज तक, 30 डेज तक खाना खाया, और उसके लिए उसे पैसे देने पड़े 5,200 रुपए, 5,200 रुपए, 5,200 रुपए। ठीक है, तो अब आ जाओ कुछ कहानी के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। मतलब आपसे पहला पूछा गया है कि इक्वेशन बनाओ, तो इक्वेशन कैसे बनेगी। अगर मैं अन्नू की बात करूं, अन्नू की बात करूं, देखो फिक्स चार्ज तो देना ही देना था, बाकी उसने 20 दिन तक खाना खाया, 25 दिन तक खाना खाया, एक दिन के वाई रुपए देने थे, 25 दिन के कितने हो जाते, इतने हो जाते, और दोनों को ऐड करूं तो उसे टोटल अमाउंट कितना देना पड़ा, इतना देना पड़ा। वहीं अगर मैं बात करूं बिंदु की, तो बिंदु ने फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, सबको देना है, जो आया है इस दुनिया में उनको देना है। 30 दिन तक खाना खाया, तो एक दिन का वाई रुपए था, तो 30 दिन का कितना हो जाएगा आपके पास। अरे भाई यहां नहीं आएगा क्या ये, तीस दिन का 30 वाई हो जाएगा, और टोटल उसका कितना आ गया, 5,200 रुपए। ये बन गई दोनों इक्वेशन। देखो कहाँ पे जच रहा है, पहला वाला ही लग रहा है मुझे तो, है ना। बस अब आपको ये बताना है कि इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे। तो पहली इक्वेशन थी आपके पास x प्लस 25y बराबर किसके बेटा, 4,500 के। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या थी आपके पास, x प्लस 30y बराबर किसके बेटा, 5,200 के। तो मैं सबसे पहले इसका a1 अपॉन a2 निकाल लेता हूँ। a1 कितना है, 1 है, a2 कितना है, 1 है। फिर b1 अपॉन b2 निकाल लेता हूँ, b1 कितना है, 25 है, b2 कितना है, 30, 5 से कट करोगे 5 6, तो आपको क्लियरली दिख गया कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है। हाँ ठीक ही है ना, हाँ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अगला सवाल, द फिक्स चार्ज पर मंथ फॉर द हॉस्टल। अब आपको x और y की वैल्यू भी निकालनी। तो पहली इक्वेशन थी आपके पास x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 4,500। दूसरी इक्वेशन थी आपके पास x प्लस 30y इज इक्वल्स टू 5,200। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट करूं, x से x कट जाएगा, ये कटेगा तो 5y हो जाएगा, और ये अगर मैं देखूं तो 700, 7 और 5 12 ना, 700। ठीक है, 5 से कट करूंगा, 5 1 जा 5, 2 0, 5 4 जा 20, 140। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 140। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 140। अब इस वैल्यू को कहीं पे भी सब्सटीट्यूट करो, तो आपके पास एक इक्वेशन थी x प्लस, वैसे उसने बोला नहीं है, शायद अगले पार्ट में बोले, तो इसलिए मैं निकाल देता हूँ अभी यहीं पे। बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सो 52, हाँ अच्छा नहीं, y की वैल्यू नहीं, उसने तो फिक्स चार्ज ही निकालने को बोला, 42 ना, 52। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1000 आ जाएगी। ठीक है, इफ बिंदु टेक्स फूड फॉर 20 डेज, तो अब आपको कह रहा है कि अगर बिंदु 20 दिन के लिए खाना लेती, 20 दिन के लिए खाना लेती,
तो उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ता, तो अमाउंट हो जाता उसका x प्लस 20y, इतना अमाउंट पे करना पड़ता। x की वैल्यू कितनी है बेटा 1000 है, और y की वैल्यू कितनी है बेटा 140 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 प्लस 14 टू 2800, तो ये हो जाएगा 3800। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपके पास। चलो आ जाओ अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। ये वाला सवाल मैंने बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड में देखा, बहुत सारे। और आज से जब मैं 5 या 6 साल पहले ऑफलाइन पढ़ाया करता था, तो ऐसा एक सवाल एक बच्चे के एग्जाम में भी आया था, मतलब बोर्ड्स एग्जाम में आया था, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बट ऐसा सा एक सवाल था, यही सेम सवाल था आई गेस, कि राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बोथ द फैमिली डिसाइड टू गो रानीखेत बाय देयर ओन कार्स। Raj's car travels at a speed of x kilometer per hour. Ajay's car travels at a speed of 5 kilometer faster than Raj's car. Raj took 4 hours more than Ajay to complete the journey of 400 kilometer. देखो, दो दोस्तों ने रानीखेत जाने का प्लान किया। अब रानीखेत तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 400 किलोमीटर का डिस्टेंस। एक गाड़ी है राज की, एक गाड़ी है अजय की। राज चल रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अजय जो है अपने दोस्त से 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है तेज चल रहा है, यानी कि जितनी भी उसकी स्पीड है उससे 5 किलोमीटर क्या है ज्यादा है। ठीक है, अब जो धीरे चलेगा ऑब्वियस सी बात है वो टाइम ज्यादा लगाएगा। अजय पहुंच गया टी टाइम पे और राज पहुंचा टी डैश टाइम पे, और ये जो टी डैश टाइम है ये अजय से क्या है 4 घंटे ज्यादा है। ठीक है ना, अजय पहुंच गया सुबह 4 बजे, राज पहुंच रहा है 8 बजे, है ना, क्योंकि थोड़ा धीरे चल रहा था वो। ठीक, चल ये है बस। हाउ व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय's कार। अजय की कार ने 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। देखो, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब अजय की स्पीड कितनी है x प्लस 2 x प्लस 5, और कितने घंटे में 2 घंटे में पूछ रहा है, तो इतना डिस्टेंस अजय की कार ने ट्रेवल किया होगा। देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है मुझे तो। ठीक, आ जाओ अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज कार। इनमें से कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो राज की कार को डिस्क्राइब करेगा। आ जाओ राज की गाड़ी की बात करेंगे, राज की गाड़ी, राज की बात बताऊंगा तो तुम भूल नहीं पाओगे। हाँ, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आ जाओ सॉल्व करना पड़ेगा यार ये तो पूरा दोनों का। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है देखो। हाँ, तो अगर मैं अजय के टाइम की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा x प्लस 5। अगर मैं राज के टाइम की बात करूं तो टी डैश था और वो किसके इक्वल होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी थी x थी। टी डैश को हमने लिखा था t प्लस 4 के बराबर, है ना, तो ये तो 400 अपॉन x के बराबर आएगा। अब ये जो t का वैल्यू है, ये t का वैल्यू आपके पास कितना रहेगा 400 अपॉन x प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 400 अपॉन x हो जाएगा। अब ये 400 अपॉन एक्स पूरा का पूरा अगर मैं, या एक काम करते इसको इधर भेज देते, तो 4 इधर एज इट इज रहेगा, 400 अपॉन एक्स एज इट इज रहेगा, माइनस 400 अपॉन एक्स प्लस 5 एज इट इज रहेगा, ये रहेगा। अब मैंने क्या किया 4 एज इट इज है इज इक्वल्स टू 400 मैंने कॉमन ले लिया, यहां पे बचेगा आपके पास 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, तो ये हो जाएगा इधर 1 रहेगा इधर 100 रहेगा, तो ये इधर आ जाएगा 1 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 इधर माइनस एक्स इधर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस पूरे को इधर भेजना है एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 500, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 500, 500 इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर
प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, ठीक है, कहाँ पे है अब ये तो 5000 एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 0 ये है। ठीक है जी, चलो जी, चलो। व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार? अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 500 इसका आपको स्पीड भी निकालना है। स्पीड निकाल लो यार, इसको मैं लिख सकता हूँ 50 इंटू 10 और 50 को 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 25 50 50 नहीं, ये हो जाएगा आपके पास 5 4 20, हाँ 20 और 25 में ब्रेक कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 20x है ना प्लस 500 इक्वल्स टू 0। बस ऐसे ब्रेक कर लो। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा x माइनस 25, आखिरी दो टर्म्स में से 20 कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा x प्लस 20 x माइनस 20। अच्छा ये बीच में प्लस है, इधर माइनस है, इधर माइनस है, बीच में प्लस है और इधर माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस 25 रह जाएगा। ठीक है जी, ये माइनस है। ठीक है, तो ये तो एक x प्लस 25 कॉमन आ गया और एक आपके पास बच गया x माइनस 20, तो इसको 0 के इक्वल रखोगे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 25। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो स्पीड पॉजिटिव जरूर हो सकती है बट नेगेटिव नहीं होती। ठीक है जी, चलो अगला सवाल आप लोगों के पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है और ये सवाल क्या कहता है, बहुत बढ़िया सा सवाल है ये भी। देखो कह रहे your friend Veer wants to participate 200 meter race. He can currently run that at a distance in 51 seconds and with each day of practice it takes him 2 seconds less. He wants to do in 30 seconds. देखो कोई आपका दोस्त है जिसका नाम है वीर, वीर वो 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहता है, 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करना चाहता है। ठीक है, अभी अगर मैं उसके इस डिस्टेंस की बात करूं तो वो 51 सेकंड में इस डिस्टेंस को कवर कर लेता है, लेकिन वो इस डिस्टेंस को कवर करना चाहता है 31 सेकंड्स में, 31 सेकंड्स में वो इसको कवर करना चाहता है। और उसका डेली का क्या है, डेली अगर वो प्रैक्टिस करेगा, आज उसने पहले दिन 51 सेकंड में कवर किया, दूसरे दिन उसका 2 सेकंड कम हो रहा है यानी कि 49 सेकंड में कवर करेगा, तीसरे दिन वो कितने सेकंड में कवर करेगा 47 में, उसके चौथे दिन में वो कितने दिन में कवर करेगा, कितने सेकंड में कवर करेगा 45 सेकंड में। ऐसे करते करते वो अपना डिस्टेंस कम कर, टाइम कम कर लेगा। तो सबसे पहले तो आपको एपी बताना है, कौन सा वाला एपी होगा, बी है ना, 51 49 और 47। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीडेड टू प्रैक्टिस टू गेट हिज गोल। अब उसका गोल क्या है, आपने पहले दिन 51 में किया, फिर दूसरे दिन 49 में किया, फिर तीसरे दिन 47 में किया, ऐसे करते 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 39 सेकेंड्स में वो पहुंच गया। अब ए एन की अगर मैं बात करूं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ए एन कितना है 39 है, ए कितना है आपके पास 51 है, प्लस एन की वैल्यू हमें मालूम नहीं -1 इंटू डी, डी कितना है बेटा 2 सेकंड का डिस्टेंस। तो इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा गलत 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 होगा क्या, अच्छा डी की वैल्यू -2 है भाई, डी की वैल्यू -2 है। हाँ, तो ये अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 9 2 11 -12, माइनस से माइनस कट गया, इससे काटोगे तो 6, 6 इज इक्वल्स टू n -1, -1 उधर जाएगा तो n का वैल्यू आ जाएगा कितना 7, n का वैल्यू आ जाएगा कितना 7। ठीक है जी, यहाँ कदम कदम पर, ओहो नहीं ठीक ही तो है, 41 51
और ओ 39 नहीं था यार, 31 सेकेंड था, 31 सेकेंड था गाइज, और 51 इधर जाएगा तो -20 हो जाएगा ना, ये -20 से कट करूंगा तो इधर आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 11 हो जाएगा, 11। ठीक है, हाँ वो मैंने बाय मिस्टेक वो सब्सटीट्यूट कर दिया था। ठीक है, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस, व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस। अगर कोई एपी है उसकी nth टर्म आपको दी गई है 2n+3, है ना, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले a1 निकाल लो, a1 क्या हो जाएगा 2 × 1+3, है ना, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास कितना, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं a2 की, तो a2 कितना हो जाएगा 2 × 2+3, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 और 3 7। तो दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। आ जाओ, एक और पार्ट इसका दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ दीज थ्री टर्म्स आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। तो पहली टर्म है ये 2x, दूसरी टर्म है आपके पास x + 10, तीसरी टर्म है आपके पास 3x + 2, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि x + 10 - 2x ये हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 3x + 2 - x + 10 हो जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करोगे तो 10 - x हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन करोगे यहाँ पे तो 3x + 2 - x - 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 - x इज इक्वल्स टू 3x - x हो जाएगा 2x, 2 - 10 हो जाएगा आपके पास -8, तो ये -x इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x आ जाएगा। तो 18 इज इक्वल्स टू 3x यानी कि 6 3 = 18, 6 3 = 18। ठीक है जी, चलो अब आप लोगों के पास अगला ये सवाल है, और अगला ये सवाल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। कितने सवाल है भाई, चलो इस सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। योर एल्डर ब्रदर वांट्स यू टू बाय अ कार एंड प्लान्स टू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक। वाह, काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता। ही रिपेज हिज टोटल लोन, इतना 1,18,000 by paying every month at the starting with the first installment of 1,000 रुपए, and if he increases the installment by 100 rupees every month, answer the following question। देखो, एक आदमी है, उसने गाड़ी लेनी है, उसके लिए 1,18,000 रुपए का लोन लिया, और इसको वो कुछ मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहता है। पहले मंथ में उसने 1,000 रुपए दिए, अगले महीने उसने 1,100 रुपए दिए, अगले महीने उसने 1,200 रुपए दिए, हर महीने वो 100 रुपए का इंक्रीमेंट करता जा रहा है अपने पेमेंट में। अब अगर ऐसा करेंगे, व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, तो आपको ये निकालना है, जैसे पहली इंस्टॉलमेंट में उसने 1,000 रुपए दिए, दूसरी इंस्टॉलमेंट में उसने 1,100 रुपए दिए, तीसरी इंस्टॉलमेंट में 1,200 रुपए दिए, तो ऐसे करते करते 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितने रुपए पे करेगा। A30 A + 29 D, तो A30 कितना हो जाएगा आपके पास, A कितना है 1,000 है, प्लस 29 इंटू D कितना है 100 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1,000 प्लस 29 100 3,900, बस यही है। व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉल। अच्छा हाँ, अब देखो, ये तो देखो दोनों में फर्क समझो। व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, और ये क्या है, व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय हिम, ये सम ऑफ अमाउंट होना चाहिए ना। व्हाट इज द सम ऑफ अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट, कि 30th इंस्टॉलमेंट तक उसने कितना अमाउंट का सम पे कर दिया। तो ये हो जाएगा आपके पास 30/2 इंटू 2A, ए कितना था बेटा 1,000 था, प्लस n-1 यानी कि 30 - 1 इंटू डी कितना था 100। ठीक है, काटो इसको, 15 हो जाएगा, 2,000 प्लस 29 100,
15 इंटू 4900 मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 लग जाएगा और है 7,35,000 ओ 73,500 रुपए, इतना वो पे। मैं कहूँ यार 1,18,000 का लोन लिया है और 7,35,000 वो पे कर चुका है 30th इंस्टॉलमेंट तक। भाई इफ द टोटल इंस्टॉलमेंट आर 40 देन व्हाट इज द अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। देखो अब आपको ये बताना है कि उसने आखिरी इंस्टॉलमेंट में कितने पैसे दिए होंगे, यानी कि 40th इंस्टॉलमेंट में उसने कितने पैसे दिए होंगे। तो a + 40 - 1 इंटू डी हो जाएगा। तो बस निकाल लो यार, ये 1000 था, बस सिंपल है, 39 इंटू डी कितना है 100 है, तो ये हो जाएगा 3900, 39 नहीं 4900 उसने आखिरी इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए होंगे 4900। व्हाट इज द रेशो ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट थी उसकी 1000 रुपए की और लास्ट इंस्टॉलमेंट थी उसकी 4900 की, तो 10:49 आ जाएगा। ठीक है, चलो ट्राइंगल चैप्टर से आप लोगों के पास किस प्रकार के केस स्टडी सवाल आते हैं, ऐसा सा कुछ बता रखा है उसने, और फिगर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि एक लड़का है, उसकी हाइट इतनी है, ये एम पॉइंट से इतने डिस्टेंस पे है, ये एम पॉइंट से इतने डिस्टेंस पे है, और ये आपके पास एक टावर है, ऐसा सा कुछ बोला है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी एम है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है सी डी एम, सी डी एम। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग सी है, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी है, एम के कॉरेस्पॉन्डिंग एम है। तो ए बी एम और सी डी एम, ए बी एम और सी डी एम, ए एम बी, ए एम बी, सी एम डी, सी ए बी एम और सी डी एम। हाँ ये है, ये ए नहीं है बाय द वे, ये ट्राइंगल है, ये ए नहीं है, ये ट्राइंगल है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आ जाओ। व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। बिल्डिंग की हाइट मैंने मान ली है x। अब अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशो सेम होगा, 1.8/x इज इक्वल्स टू 1.5/2.5, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशो सेम होगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 3 15, 5 5 25, 0.6, और x की वैल्यू इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 3 आ जाएगा। 3 मीटर विल बी दी वैल्यू ऑफ x। 3 मीटर आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है जी, चल अब कह रहे हैं अगर CD आपके पास 6 होता, ये जो CD है, ये जो CD है, ये अगर आपके पास 6 मीटर होता और 6 सेंटीमीटर सॉरी, और आपके पास MD अगर 8 सेंटीमीटर होता, ये अगर 8 सेंटीमीटर होता, MB अगर आप लोगों के पास BM अगर 24 सेंटीमीटर होता, तो इस टावर की हाइट कितनी होती। इसको मैंने मान लिया y, तो बस वही कर लो, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो सेम 8/24, यही है ना। 8 3 24, 3 इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 18 सेंटीमीटर आ जाता, y का वैल्यू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाता 18 सेंटीमीटर हो जाता। ठीक, चलो ये वाला सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, ट्राइंगल्स चैप्टर का है और बहुत बढ़िया सवाल है ये, बीपीटी थ्योरम के ऊपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। वाओ, देखो 2 hotels are grounded are at the ground level on either side of mountain on moving a certain distance towards the top of the mountain। ठीक है, तो 2 होटल हैं माउंटेन से, एक ग्राउंड लेवल पे, एक यहाँ ए पे है, एक यहाँ बी पे है, और बीच में कहीं पे 2 हट हैं, एक हट 1 और एक हट 2। द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ होटल बी टू द हट 2, होटल बी से और हर्ट 2 का जो रेशो है, डिस्टेंस है, और हर्ट 2 से माउंटेन का जो रेशो है दैट इज 3:7, यानी कि ये वाला रेशो ये 3x और ये वाला माउंटेन तक का डिस्टेंस ये कितना है 7x है, और ये डिस्टेंस आपको दिया गया है 10 माइल्स। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपसे कुछ सवाल और जवाब पूछे जाएंगे, और वो सवाल और जवाब क्या है, ये तो 10 माइल्स था। ठीक है, क्या कहता है, what is the ratio of the perimeter of the triangles formed by both of the hotels and
द माउंटेन्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय द बोथ ऑफ द हर्ट्स। देखो आपको क्या निकालना है, आपको पेरीमीटर का रेशो निकालना है, किसका, होटल से माउंटेन के बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है यानी कि ट्राइंगल एबीसी, और 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 हट से जो माउंटेन का ट्राइंगल बन रहा है यानी कि DCE, इनका रेशो निकालना। तो पेरीमीटर का जो रेशो होता है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल होता है, यही है ना। हाँ, तो एबीसी की जो साइड है एबीसी यानी कि ये हो जाएगा AB अपॉन ये क्या हो जाएगा इधर BE, है ना, BE, सॉरी नॉट BE बट CE सॉरी, है ना। पेरीमीटर का जो रेशो होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल होता है। अब AB पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 7x प्लस 3x हो जाएगा, और CE कितना है आपके पास 7x है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10/7 हो जाएगा, 10/7, 10:7, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन होटल A एंड हट 1, ये वाला डिस्टेंस तो कितना है, ये हट 1 है, और होटल A से इसका डिस्टेंस निकालना आपको। बीपीटी थ्योरम दिख रही है मुझे, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है, 10/x, इसको मैं x मान लेता हूँ, 10/x इज इक्वल्स टू 7/3, बस भेज दो इधर इधर, तो ये हो जाएगा 30/7, तो x का वैल्यू आ जाएगा 30/7 माइल्स। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, ये हो गया। अगला क्या कहता है, अगला कहता है इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन हट 1 एंड हट 2, हट 1 और हट 2 का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये कितना है 8 माइल्स दे दिया आपको, 8 माइल्स दे दिया। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू होटल्स, तो आपको ये होटल, दोनों होटल्स के बीच का डिस्टेंस निकालना, बहुत सिंपल है। फिर दोबारा से आपके पास ये जो ऊपर वाले ट्राइंगल है, ट्राइंगल CDE इज सिमिलर टू द ट्राइंगल, बड़े वाला ट्राइंगल CAB, है ना, क्योंकि ये दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ये आपके पास क्या नाम है, ई कॉमन एंगल है, तो आपके पास क्या होगा, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, मतलब इस वाले ट्राइंगल का ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाय पूरा का पूरा डिस्टेंस, तो यानी कि CE अपॉन CB इज इक्वल्स टू DE अपॉन AB, DE अपॉन AB, तो ये हो जाएगा CE हो जाएगा 7, CB हो जाएगा 7 और 3 10, और DE आपके पास है 8, और AB आपको निकालना है, इधर भेज दो इधर भेज दो, तो AB का जो वैल्यू होगा 80/7 हो जाएगा, AB का जो वैल्यू होगा 80/7 हो जाएगा, ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अ पर्सन इज राइडिंग हिज बाइक ऑन अ स्ट्रेट रोड ईस्ट फ्रॉम हिज कॉलेज टू सिटी ए। अच्छा ठीक है, तो कह रहे कि कोई आदमी अपने कॉलेज से उसने बाइक राइडिंग स्टार्ट करी, कॉलेज जो है ओरिजिन पे है 0,0, और यहां से वो ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। अच्छा, सिटी ए जो है वो यहां पे है, और सिटी ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 2,5, फिर आगे जाएगा सिटी बी यहां पे है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं इतने। कॉलेज ए से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये दिया गया है 2√2 किलोमीटर, और सिटी बी से, मतलब यहां सिटी ए से सिटी बी का जो डिस्टेंस है वो दिया गया है आपके पास 6√2 किलोमीटर, ठीक है। आ जाओ, तो अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है यार, y की वैल्यू यहीं पे देख लो, आपको पता है यहां से अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं o से लेके a तक का डिस्टेंस, तो आपको पता है अंडर रूट x2 माइनस x1, 2 माइनस 0 यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y माइनस 0 यानी कि y स्क्वायर, ये किसके बराबर है बेटा 2√2 दे रखा है ये, है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना √4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√2, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, 4 उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा कितना 8 माइनस 4 यानी कि 4, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा। अच्छा, वाई स्क्वायर का वैल्यू 4 आया ना, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई प्लस माइनस 2 हो जाएगा, लेकिन y का वैल्यू हम ओनली +2 कंसीडर करेंगे, -2 नहीं करेंगे, क्योंकि उसने बोला है क्या कि ये
ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ओरिजिन से ईस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होती है, तो नेगेटिव वाली आप नेग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है, नॉट पॉसिबल। अब आपको बोला है एक्स की वैल्यू भी निकालो, आ जाओ एक्स की वैल्यू भी यहीं पे निकालते हैं, एक्स का वैल्यू भी यहीं पे निकाल लेते हैं। उसने बोला एक्स का वैल्यू निकालो, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस निकाल लो डायरेक्ट, अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 0 यानी कि x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 यानी कि 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 6 रूट 2 किलोमीटर ये है, 2 रूट 2 किलोमीटर ये है, तो ये कितना हो जाएगा 8 रूट 2 किलोमीटर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 64, अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो 64 इंटू 2 हो जाएगा, 64 उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा कितना, सिर्फ 64 बचेगा, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 8, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 8, ठीक है, -8 इज नॉट पॉसिबल। इफ m इज एनी पॉइंट, कह रहा है बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में m कोई पॉइंट है, बिल्कुल मिड पॉइंट है, तो m के कोऑर्डिनेट्स निकालने आपको, तो पहले आपको a के कोऑर्डिनेट्स 2, y 2, 4, a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2, 4, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, b के कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके पास 8, 8, तो m मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्या, x वाला क्या हो जाएगा 2 + 8 यानी कि 10/2, और ये क्या हो जाएगा 4 + 8 12/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/5, 6 5,6 विल बी द कोऑर्डिनेट्स, 5,5, ओ माय गॉड, 2,4 है या 2, y का वैल्यू कितना है, अच्छा y का वैल्यू 2 है भाई, 2,2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये भी 10 हो जाएगा, तो 5,5 आ जाएगा, ठीक है जी। चलो, द रेशो इन विच ए डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट o एंड m, o और m, o के कोऑर्डिनेट्स थे 0,0 और m के कोऑर्डिनेट्स थे आपके पास 8,8, a के कोऑर्डिनेट्स थे आपके पास 2,2, तो आपको रेशो निकालना है। देखो रेशो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये वाला डिस्टेंस आपको दिया गया था 2√2, ये वाला डिस्टेंस आपको दिया गया था 6√2, √2 से √2 काटोगे तो 1:3 आ जाएगा, सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हो, बाकी आप रेशो वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। यही है ना 2√2 और 6√2, भाई कायदे से तो ये भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इतना है, वहाँ से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस इतना है 0,0, 2,2 और 8,2। चलो हम इसको निकाल के देखते हैं फॉर्मूले से, अगर मैं फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करूँ इसको, मान लो ये k/1 है ना, तो कायदे से 1:3 आना चाहिए आपके पास, और अगर हम देखें इसको तो 2 वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 × 0 0 हो जाएगा, और k × k 8 क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई k+1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर 2 × k+1 इज इक्वल्स टू 8k हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 2k+2 इज इक्वल्स टू 8k हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 2 इधर बचेगा, तो ये हो जाएगा 6k, और 1:3 आ रहा है भाई k का वैल्यू, तो 1:3 आ रहा है भाई। फाइव कहाँ से आ गया भाई, अच्छा m की बात कर रहा है, ओहो हो, m के कोऑर्डिनेट्स तो ये थे, m के कोऑर्डिनेट्स तो 5,5 थे, मैंने b के कोऑर्डिनेट्स ले लिए, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, तो m के कोऑर्डिनेट्स, m कोई और पॉइंट है भाई, वो b नहीं है, ये 0 के कोऑर्डिनेट, o के कोऑर्डिनेट्स थे 0,0, m के कोऑर्डिनेट्स जो हमने निकाले थे 5,5 जो कि मिड पॉइंट था, और बीच में अगर कोई पॉइंट है आप लोगों के पास a, तो इसके कोऑर्डिनेट्स थे 2,2, ये इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये निकालना है, तो 2 इज इक्वल्स टू k × 5, 5k हो जाएगा, डिवाइडेड बाई k+1 हो जाएगा, बाकी 1 × 0 तो 0 हो जाएगा, 2k + 2 इज इक्वल्स टू 5k हो जाएगा,
और 2 के उधर जाएगा 3 के हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल्स टू 3 के, तो ये हो जाएगा 2/3 यानी कि 2:3 आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से है, ऐसा सा कुछ ये दे रखा है आपके पास। अब इसके बेसिस पे आपसे कुछ कुछ सवाल पूछेगा वो, ठीक है। tan थीटा निकालो इफ ए पी क्यू, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा निकाल लो। आ जाओ भाई, क्या कर सकते हैं। tan थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना 1.2 और 1.6 है, तो 6 से कटूंगा तो 0.2 कटेगा, नहीं सॉरी 4 से काटूंगा, 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16, तो 3/4 आ जाएगा tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। फिर आपको कॉट बी भी निकालना है। ये एंगल बी है ना, ये एंगल बी है, तो आप निकाल लो यार। इसके साथ वाला बेस हो जाएगा आपका, ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कॉट बी के केस में आपके पास क्या हो जाएगा, कॉट बी इज इक्वल्स टू बेस यानी कि अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि ये, बस काट लो। तो 2 से कटेगा 15 पे, 2 से कटेगा 8 पे, तो 15/8 होगा, इसके आगे नहीं कटेगा। tan ए भी निकाल लो, तो tan ए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो tan ए का वैल्यू हो जाएगा आपके पास कितना 1.6/1.2, काटोगे 4 से 0.4 0.3, 4/3 आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। कॉसेक बी भी निकाल सकते हो आप, ये तो बहुत आसान था, सिंपल। फिर दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री का ही मुझे सवाल नजर आ रहा है। एंगल एम की वैल्यू निकालनी है। एम की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, tan थीटा यूज कर सकते हो। tan m जो होगा वो परपेंडिकुलर यानी कि कितना है 4 है, डिवाइडेड बाई बेस यानी कि 4/√3। 4 से 4 काटोगे तो ये बच जाएगा आपके पास 1/√3, और 1/√3 कब होता है, जब आपके पास एंगल 30 डिग्री का होता है, 60 का नहीं 30 का होता है। तो m की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, सिकेंट स्क्वायर m है ना, सिकेंट स्क्वायर 30 डिग्री -1, तो सिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू cos 30 डिग्री कितना होता है आपके पास √3/2, तो 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 4/3 -1 यानी कि 1/3 आ जाएगा, 1/3। द वैल्यू ऑफ एंगल के भी आप निकाल लोगे ऐसे ही, है ना। एंगल के 60 डिग्री आ गया, है ना। तो ये सारी चीजें आप आसानी से निकाल लोगे। ट्रिग्नोमेट्री से कोई मतलब आता है तो ऐसा मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा सा देखने वाला है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिगर दे रखा है, मैं एक क्वेश्चन लगा देता हूँ, है ना। थोड़ा पानी पी के आते हैं हम, तो क्वेश्चन पहले रीड कर लो आप लोग इसका आंसर करना है। हाँ जी, तो आई होप आपने किया होगा, ये नहीं किया तो फिर चल आज हु इज मोर क्लोजर टू बैलून, अंकिता राधा या फिर बोथ आर एट द इक्वल डिस्टेंस। अच्छा, दो लोग हैं, एक अंकिता है एक राधा है, देखते हैं कौन कहाँ पे है। तो ऐसा सा कुछ बोला गया है, समझना पड़ेगा। दो विंडो है किसी घर में, फर्स्ट विंडो इज एट द हाइट ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर के हाइट पे है, एंड सेकंड विंडो एट द हाइट ऑफ लोअर विंडो।
अंकित एंड राधा आर सिटिंग ऑन द साइड इनसाइड ऑफ टू विंडोज एट पॉइंट जी एंड एफ। जी पे कौन है, अंकिता है, और एफ पे कौन है, राधा है। ठीक है, यहाँ पे कोई बलून होगा ई पॉइंट पे। हाँ ठीक है, तो अब आपको बताना है कौन बलून से ज्यादा पास है। ठीक है, ये है ज्यादा पास या फिर ये है ज्यादा पास, कौन सा वाला डिस्टेंस होगा, कौन सा वाला डिस्टेंस ज्यादा पास होगा। ठीक, चलो आ जाओ देखते हैं। वो अमंग मोर क्लोजर टू द बलून। ठीक है, ये वाला h है बेटा, ये वाला डिस्टेंस 4 है, ये वाला डिस्टेंस 2 है। ठीक, तो जस्ट अ सेकेंड। हाँ ठीक है, इन्होंने एंगल्स के हिसाब से दिया है। ठीक है ठीक है, आ जाओ मैं आपको थोड़ा इसका डेप्थ में कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे 30 डिग्री वाले में, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री यूज नहीं करेंगे हम, sin 30 डिग्री यूज करेंगे। sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, एफ ई। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/2, 1/2 यानी कि एच एफ ई। ठीक है, एफ ई को इधर भेजूंगा तो एफ ई की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एच हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एच हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं साइन 60 डिग्री लगाऊं, है ना, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, h+4 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, जीई। हाइपोटेन्यूज कितना है, जीई है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 h+4 जी ई। अब जीई को इधर भेजेंगे तो इज इक्वल्स टू 2 × h+4 डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, अब कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। जीई जो होगा वो हो जाएगा आपके पास 2h+8 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, ठीक है यार, यहाँ पे तो कैलकुलेट करके मतलब वो थोड़ा सा मेरे को कॉम्प्लिकेटेड ही लग रहा है। बट हाँ, आप ऐसा एक याद रख लो, जो एंगल छोटा होगा, जो एंगल छोटा होगा वो क्लोजर होगा, है ना, स्मॉलर एंगल क्लोजर डिस्टेंस, जैसे जो इन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, छोटा एंगल डिस्टेंस विल बी क्लोजर। ठीक है ना, तो वही वही समझ लो फिर आप उसी तरीके से। और ये क्लियरली मतलब क्लियरली चीजें मतलब मेरे को लगा शायद हम कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, तो आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा, है ना। जिसका एंगल छोटा है, जिसका एंगल छोटा है वो डिस्टेंस भी क्या होगा, छोटा होगा, ये डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ डी एफ, डी एफ की वैल्यू निकालनी है आपको, डी एफ डी एफ डी एफ की वैल्यू निकालनी है, डी एफ ये एच है, तो डी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan लगाओगे आप, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है, डी एफ है, तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो डी एफ का वैल्यू हो जाएगा आपके पास कितना, df इज इक्वल्स टू h√3। ठीक है, h√3, बी, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, अब आपको h की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, तो पहले आप ऊपर वाले ट्राइंगल में देखोगे, एक काम करते हैं पेन चेंज कर लेते हैं। पहले आप अपने ऊपर वाले ट्राइंगल में देखोगे, tan 30 डिग्री आपने लगाया, tan 30 डिग्री में आपके पास रिलेशन बना h/df, तो यहां से आपके पास ये आया था 1/√3 इज इक्वल्स टू h/df, है ना। तो df का वैल्यू आपके पास आया था कितना, h × √3, ये तो बड़े वाले ट्राइंगल में। फिर आप छोटे वाले में, सॉरी, फिर आपने देखा tan 60 डिग्री वाले में, tan 60 डिग्री, अब tan 60 डिग्री में ये क्या है, h+4 है, तो h+4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना है आपके पास, जीसी, बेस कितना है, जीसी, तो ये √3 इंटू जीसी इज इक्वल्स टू h+4 हो जाएगा। अब डीएफ और जीसी क्या है, आपस में बराबर हैं, तो √3 एज इट इज, और डीएफ की जगह पे
जीसी की जगह पे डीएफ वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ h/√3, क्योंकि डीएफ और जीसी क्या है, आपस में सेम है। तो ये हो जाएगा h+4। तो √3 इंटू √3 3h इज इक्वल्स टू h+4 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2h इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। और ये आ जाएगा आपके पास h का वैल्यू कितना, 2। तो h का वैल्यू आ गया आपके पास 2। ठीक है जी। चलो और कुछ भी पूछा, व्हाट इज द हाइट ऑफ बलून फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड से इसकी हाइट निकालनी है, तो ग्राउंड से इसकी हाइट निकाल लो। ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल ऐसा सा एक कुछ दे रखा है, मुझे क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ये, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपसे कुछ पूछा गया होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पैराग्लाइडर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से इसका डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस निकालना है आपको। तो आ जाओ यार, बहुत सिंपल सी कहानी मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। तो हाइपोटेन्यूज दे रखा है, परपेंडिकुलर निकाल लो 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है DQ और हाइपोटेन्यूज कितना है 24। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, DQ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PD। ये वैल्यू निकालनी है आपको, ये वैल्यू निकालनी है PD, ये वैल्यू निकालनी। अब ये पूरा का पूरा 12 था, तो ये 6 है, मतलब ये क्योंकि यहाँ पे 6 है, ये यहाँ पे 6 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पैराग्लाइडर एंड रिदिमा। रिदिमा और पैराग्लाइडर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये अभी अभी आपने निकाला है 6। तो अगेन साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, DB है, तो ये होता है 1/√2 6/DB। तो इसको इधर भेजोगे तो DB का वैल्यू हो जाएगा 6/√2। ठीक है जी। चलो 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 चलो। If A and B are two object and the eye of an observer is at point O, then OA. Then if A and B are two objects and the eye of an observer at point O. O कौन सा पॉइंट है भाई, तो ये वाला पॉइंट शायद O बोलना, यही है क्या। If A and B are two objects and the eye of an observer is at point O, मतलब क्या बोलना चाहता है। अच्छा, ये कुछ और ही बात कर रहा है जहां तक मुझे लग रहा है। अगर A and B दो ऑब्जेक्ट हैं and eye of an observer is at point O, then the line of sight will be। अच्छा, हाँ, तो कोई ऑब्जर्वर है O पे और ऑब्जेक्ट है A और B, तो लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, OA भी लाइन ऑफ साइट होगा और OB भी लाइन ऑफ साइट होगा, बोथ A एंड B। ठीक है, ये कुछ और ही फिगर था। ठीक, चलो अब आप लोगों के पास एक क्वेश्चन बच गया है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का, फिर एक होगा शायद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, और एक होगा शायद प्रोबेबिलिटी का। फटाफट से कर लेते, 2-3 सवाल बचे हुए हैं। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, इसके बेसिस पे आपसे कुछ कुछ सवाल पूछे गए। आओ डायरेक्ट सवाल करेंगे। फाइंड एंगल ROQ, ये वाला एंगल निकालना। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में ये जो रेडियस होगा ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये एंगल X है। तो 90 + 90 + x + 30 इज इक्वल्स टू 360। तो 90 + 90 कितना हो जाएगा, 180 + x + 30 इज इक्वल्स टू 360। तो x का वैल्यू मुझे यहाँ से सीधा सीधा 150 नजर आ रहा है, 150 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150 हो जाएगा। फाइंड RQP। तो अब आपको RQP ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। पूरा एंगल आपके पास कितना आया है, पूरा एंगल आपके पास कितना आया है, 90 डिग्री का। ठीक है, पूरा एंगल अगर आपके पास 90 डिग्री का है, पूरा एंगल अगर आपके पास 90 डिग्री का है, ये एंगल आपने कितना निकाला था, 150 निकाला था। ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल होंगे, इसको x मान लेता हूं, इसको भी x मान लेता हूं, है ना, क्योंकि आपके पास क्या होता है, साइड अगर इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो x + x 2x हो जाएगा,
प्लस 150 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 और x कितना आ जाएगा 15। तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस 15, और 90 माइनस 15 कितना होता है 75 होता है। ठीक है जी, चलो RSQ बहुत बढ़िया। ये एंगल आपके पास कितना है 150 आया था, तो ये सामने वाला एंगल कितना हो जाता है हाफ, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, क्लास 9th वाला जो थ्योरम है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा फाइंड द सम ऑफ ORP। ORP ये है ORP 90 डिग्री का है, और OQP, अबे ये क्या सवाल दे दिया, OQP ये तो बच्चों वाला सवाल है 90, तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से ये सवाल है आप लोगों के पास, और ये सवाल क्या कहता है, अरुण अ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट मेक्स अ प्रोजेक्ट ऑन अ coronavirus, oh my god, in science for an exhibition, and in his school, in this project he picks the sphere which has a volume of itna and 11 cylindrical shapes, each of volume itna with length 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो कह रहा है कि कोरोना का उसने कोई प्रोजेक्ट बनाया और एक हेमिस्फेयर सॉरी एक स्फेयर लिया उसने जिसका वॉल्यूम है कितना 38808, और उस पे कुछ कुछ ऐसे सिलेंडर लगाए उसने, ऐसे कुछ कुछ सिलेंडर लगाए उसने, ऐसे कुछ कुछ। अब ये जो एक सिलेंडर का वॉल्यूम है वो कितना है 1540, और टोटल कितने सिलेंडर है आपके पास 11 सिलेंडर हैं, और इनकी जो हाइट है आपके पास वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अब द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर विल बी व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको दिया गया है बेटा कितना 1540 है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है 1/3, नहीं वो कौन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये दे रखा है 1540, तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस हमको मालूम नहीं है निकालना है, इंटू एच इज इक्वल्स टू 1540, 0 से 0 कट गया, रेडियस स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, 2 से 11 से कट करोगे 2 होगा, 11 से कट करोगे 44 होगा, तो ये आ जाएगा 22, 11 4 44, 11 4 44, 22 इंटू 7, 1540 ही है ना भाई, 22/7 अंडर रूट में आ रहा है क्या, आर स्क्वायर 49 कैसे आ गया भाई, आ ही नहीं सकता है। इलेवन, ओहो 11 1 जा 11 था यार, 11 1 जा 11, 2 से कट करोगे 7 आ जाएगा, तो रेडियस का वैल्यू आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, रेडियस आ गया 7, तो डायमीटर हो जाएगा 14, डायमीटर ऑफ स्फेयर। अब आपको स्फेयर का भी डायमीटर निकालना है, तो स्फेयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये दे रखा आपको कितना 388 कुछ था 38808, 38808, ठीक है ये दे रखा है, तो शायद 11 से तो कटेगा ये, 11 से काटते हैं, 11 3 जा 33 और 5 8 बचेगा, 11 5 जा 55, 3 0 बचेगा, 11 2 जा 22, 8 जा 88। ठीक है, 2 से भी कट कर दो इसको, 2 1 जा 2 और 7 2 जा 14, 6 4। ठीक है, 4 से कट करते हैं इसको, तो 4 से अगर मैं कट करूँ 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 441, तो आर क्यूब बच जाएगा आपके पास 441 इज इक्वल इंटू 7 इंटू 3, तो आर क्यूब बच जाएगा आपके पास 441 होता है 21 इंटू 21, और 7 इंटू 3 कितना है 21, तो आर आ जाएगा आपके पास 21, तो डायमीटर आ जाएगा इसका कितना 42। ठीक है जी, ऐसे कर लोगे। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द शेप फॉर्म्ड विल बी व्हाट, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास बेटा जो स्फेयर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, जो स्फेयर का वॉल्यूम है प्लस
वॉल्यूम ऑफ 11 सिलेंडर, 11 सिलेंडर्स का वॉल्यूम। स्फेयर का वॉल्यूम कितना है आप लोगों के पास 38808 और 11 सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है 11 इंटू 1540 है ना। तो बस इनको ऐड कर देना, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपके पास। ठीक, द टोटल एरिया कवर्ड बाय सिलेंड्रिकल शेप ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर। ये स्फेयर है, इस स्फेयर पे सिलेंड्रिकल शेप ने कितना सरफेस एरिया कवर किया है वो निकालना है आपको। तो एक सिलेंड्रिकल शेप ने सिर्फ और सिर्फ पाई आर स्क्वायर एरिया कवर किया, और क्योंकि 11 है तो 11 इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। 22/7 रेडियस कितना निकाला था हमने, 7 निकाला था, इंटू 7, तो ये आना चाहिए मेरे हिसाब से 154, तो 4 9 6 1964 आना चाहिए। 1694 सॉरी 1694 हाँ 1694। ठीक है जी। चलो आखिरी सवाल आज के इस सेशन का, और फिर उसके बाद मैं भी थक गया हूँ और आई होप आप लोग भी थकी गए होंगे। तो रोहित wants to distribute chocolates in his class on his birthday. The chocolates are of 3 types: milk chocolate, white chocolate and dark chocolate. If the total number of students in the class is 54, everyone get chocolate and answer the following question. If the probability of distributing the milk chocolate की probability दे रखी है 1/3, तो आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो हो जाता है 1/3। तो आपको मिल्क चॉकलेट का नंबर बताना है, कितनी मिल्क चॉकलेट होंगी। तो मान लो x थी, टोटल कितनी है 54 है, इज इक्वल्स टू 1/3। 54 को उधर भेजोगे तो x विल बी, काटूंगा तो 8 3 24, 18 हो जाएगा, x विल बी 18। ठीक है। अच्छा, अब आपको बोला क्या गया है, आपको बोला गया है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डार्क चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/9, तो 4/9 यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल्स टू 4/9। फेवरेबल आउटकम्स आपके पास y है, टोटल 54 है मान लो, तो 4/9, 9 6 54, तो y का वैल्यू आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है जी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग व्हाइट चॉकलेट विल बी व्हाट। अब देखो डार्क चॉकलेट की जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी 1/3, सॉरी मिल्क चॉकलेट की। डार्क चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 4/9 थी। अब आपको व्हाइट चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी। आपको पता है इन तीनों का सम, इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम, इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम वो 1 के बराबर होगा। बस सॉल्व कर लो, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 6 सॉरी 3 3 9 और 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट चॉकलेट इज इक्वल्स टू 1। 4 और 3 7/9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट चॉकलेट इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट चॉकलेट विल बी 1 - 7/9, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/9। ठीक है जी। चलो ये आखिरी सवाल है, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, और इसको देख लो। इसके मैं पार्ट्स भी दिखा देता हूं आपको। पहला पार्ट है ये आपने क्वेश्चन देखा, इसका पहला पार्ट है ये आपने क्वेश्चन देखा है ना, और इसका पहला पार्ट है ये, बाकी इसका सेकंड पार्ट है ये। अरे यहाँ पे सबटाइटल भी आते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट है ये, थर्ड पार्ट है इसका ये। तो ये 3 इसके पार्ट्स हैं। इन तीनों पार्ट्स का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी यस गाइस, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को फॉलो करना हो कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक है, एक डाउनलोड डेली हैंड रिटन नोट्स के नाम से है, जिसमें आपको क्लिक करना है, वहां पे आपको 500 और क्या नाम है, एक पेज खुलेगा, कंटिन्यू विद गूगल करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, 500 PYQs, 100 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और 100 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, मैथ्स के कुछ मॉक टेस्ट पेपर हैं, उनको करना। अभी 10:30 बजे हम लोगों का एक सेशन होगा, तो उस सेशन में भी आ जाना। बाकी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोस।